हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में आप सभी को पढ़ाया था, किसके बारे में पढ़ाया था? शायद जैविक घटक के बारे में बताया था। उपभोक्ता, ठीक है, उत्पादक, अब घटक के बारे में बताया। तो आज हम बात करेंगे साथियों, तो जैविक बायोटिक की बात करेंगे, यानी पौधों की संरचना के बारे में बात करेंगे। पौधों की संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तो तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक, झाड़ी और वृक्ष, तीन हिस्सों में इनको बांटा गया। तो चलिए भाई, आगे बात कर लेते हैं आज हम, और अपनी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कराना यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भाई बहन, चलिए स्टार्ट करें अच्छे से। तो देखिए भाई, पौधों की संरचना के आधार पर, पौधों की संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों पर बांटा गया है। ठीक है, तो शाक हो गया। शाक को कितने भागों में बांटा गया? शाक यानी कि एक शाक, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष। ठीक, आज हम पूरा इसी के बारे में बात करेंगे कि कितने इनके भाग होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो शाक यानी कि ऐसे छोटे वृक्ष, छोटे छोटे पौधे जिनके तने हरे रंग के, कोमल और मुलायम होते हैं। इन पौधों के तनों की लंबाई लगभग कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 1 से 2 मीटर तक होती है, यानी कि शाक में आते हैं। कौन से? मतलब ऐसे छोटे छोटे पौधे जिनके तने हरे रंग के, मुलायम और कोमल होते हैं। ठीक है, इनके रंग कैसे होते हैं? हरे एवं मुलायम होते हैं, मुलायम या कोमल होते हैं। इन पौधों की तनों की लंबाई लगभग 1 से 2 मीटर तक होती है। तने शाख विहीन होते हैं, मतलब इनमें जो होती है वो भैया शाखा नहीं पाई जाती है। इनमें जो होती है वो शाखा नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनको शाख विहीन कहते हैं। अब जैसे मक्का हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया और बैंगन हो गया। ठीक है, सरसों हो गया, मक्का हो गया, मटर हो गया और बैंगन हो गया। ये किसके अंतर्गत आते हैं भैया? शाक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? या शाक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मक्का, पालक जैसे घास हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, केला हो गया, बांस हो गया, ये सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, शाक के अंतर्गत, यानी कि झाड़ी। अब हम बात करते हैं भैया झाड़ी की। इन पौधों के तने की लंबाई लगभग 3 मीटर होती है, यानी कि झाड़ियां जो होती हैं, इन पौधों की लंबाई लगभग कैसी होती है? 3 मीटर तक होती है। इनमें शाखा तो निकलती है, लेकिन तने की निचले भागों से, मतलब जो इनमें क्या होता है, शाखा तो निकल आती है, लेकिन आप सभी ने देखा होगा, जैसे गुलाब दे रखा है, गुड़हल दे रखा है, मेहंदी दे रखी है, नींबू हो गया, संतरा हो गया आज। तो इस टाइप के इन पौधों यानी कि झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, गुलाब को जब देखोगे आप सभी लोग, गुलाब कैसा होता है? मार कटीला होता है कि नहीं? गुलाब तो वैसे अच्छा होता है भाई, देने के काम आता है। ठीक है, तो जान ही रहे होंगे आप सभी लोग किसको देने के काम आता है। सबको देने के काम आता है। ठीक है, तो वृक्ष, इन पौधों के अब देखो, इतनी बात समझ गए होंगे। झाड़ी यानी कि इन पौधों के तने की लंबाई लगभग कितनी होती है? अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि झाड़ी के तनों की लंबाई लगभग कितनी होती? 3 मीटर तक होती है। इनमें शाखा तो निकलती है, लेकिन तने के निचले हिस्से से, मान लो कोई गुलाब है तो गुलाब के जो निचला हिस्सा होता है उनसे इनकी शाखाएं निकलती हैं। या गुड़हल हो गया, गुड़हल को जब देखोगे तो निचले हिस्से से इनकी क्या निकलती है भैया? शाखा निकलती है। अब वृक्ष की बात करें तो वृक्ष में क्या होता है भैया? पौधों के तने मजबूत एवं भूरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं और भूरे रंग के होते हैं, जिनके तनों में शाखाएं निकलती हैं, लेकिन ऊपरी भाग में इनको वार्षिक वलय, मतलब जो इनके ऊपरी भाग होते हैं, इनके क्या पाया जाता है? वार्षिक वलय पाया जाता है। वार्षिक वलय
पाए जाते हैं, यानी कि वृक्ष हो जाते हैं। इन पौधों के तनों में मजबूत एवं भूरे रंग के होते हैं, मजबूत होते हैं। भाई सबको पता है कि वृक्ष जो होते हैं कैसे होते हैं, मजबूत एवं भूरे रंग के होते हैं। ठीक। जिनके तनों में शाखाएं निकलती हैं, लेकिन ऊपरी भाग में इनके वार्षिक वलय पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, ये हमें याद रखना है, वार्षिक वलय पाया जाता है। तो इतनी बात समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आसानी से, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलते चलेंगे। ठीक है। तो अभी वृक्ष के बारे में और भी बात करनी है। देखो भाई, अब वार्षिक वलय तो पाए जाते हैं, ठीक, वार्षिक वलय पाए जाते हैं। वार्षिक वलय को गिनकर, किसको गिनकर भैया, वार्षिक वलय को गिनकर, ठीक है, पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पौधों की आयु का निर्धारण किया जाता है या पता लगाया जाता है। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल में जैसे आ जाएगा, एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएंगे भैया, नीम हो गया, बरगद हो गया, आम हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पीपल हो गया, ठीक, आज। तो यानी कि वार्षिक वलय, वार्षिक वलय को गिनकर पौधों की आयु का क्या किया जाता है भैया, पता लगाया जाता है। ठीक, पता लगाया जाता है। जैसे नीम, बरगद, आम, पीपल, देखा होगा गोल गोल चक्कर, जो पौधा कटा हुआ होता है तो उसके अंदर गोल गोल चक्कर है, गोल गोल होते हैं। ठीक है, उसी के अंदर वार्षिक वलय आते हैं। तो वार्षिक वलय को गिन करके पौधों की आयु का पता लगाया जाता है, नीम, बरगद, आम, वृक्ष। ठीक। अब आगे बात करेंगे लता की, इसकी बात की जाएगी। तो आपको सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, सब आप ही के लिए है। बहुत जल्दी इसका प्रैक्टिस सेट भी हल करवाए जाएंगे, यानी कि सोच रहा हूँ सैटरडे को, यानी संडे को आपको इसका एक प्रैक्टिस सेट, सैटरडे को आपको एक प्रैक्टिस सेट या संडे को इसका प्रैक्टिस सेट हल करवा दिया जाए, ताकि आप लोग और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहें। तो भैया कैसा लग रहा है सेशन, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम बात करेंगे भैया, बंधु सखा मित्र, तो देखते हैं। बस चैनल के साथ आप बने रहिए और मस्त पढ़ाई होती रहेगी। ठीक है। अब लता किसे कहते हैं, अब लता दूसरी नहीं, ठीक है, पौधों वाली लता की बात की जा रही है। ठीक, यहाँ कोई लड़की की नहीं बात हो रही है, समझ रहे हैं। तो लता किसे कहते हैं, देखो, लता ऐसे पौधे, मतलब ऐसे पौधे, ठीक है, जिनके तने, जिनके तने अत्यधिक कैसे होते हैं भैया, कमजोर होते हैं, अत्यधिक कमजोर होते हैं, मतलब जो बिल्कुल क्या नहीं हो सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं। अब जब सीधे नहीं खड़े होंगे तो लेट जाएंगे, जब लेट जाएंगे उन्हीं को हम लताएं कहते हैं। मतलब ऐसे पौधे जिनके तने अत्यधिक कमजोर होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, लता कहा जाता है। क्या बोला जाता है भैया, लता। इसीलिए या इनको, इसीलिए ये कैसे नहीं खड़े हो सकते, सीधे, इसीलिए ये सीधे खड़े खड़े नहीं हो पाते हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन्हें दो भागों में बांटा गया। नंबर एक कौन सा हो जाएगा, सर्पी लता, और नंबर दो कौन सा हो जाता है भैया, विसर्पी लता।
सॉरी सॉरी सॉरी, सर्पी लता हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा उसको बोलते हैं आरोही। क्या हो जाता है? आरोही लता हो जाता है। ठीक है, एक हो जाएगा सर्पी लता, दूसरा कौन सा हो जाएगा? आरोही लता। तो ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा तो क्या किया जाए, थोड़ा सा इंक डाल लिया जाए और कुछ आपसे बातें भी कर ली जाए। ठीक है, तो इंक डालते हैं भाई। ये तो हो गई ग्रीन, और ये हो गई रेड, ये हो गई ब्लू। तो इंक डाल लें और आपसे कुछ बातें भी करते चलें। देखिए आप सभी लोग, आप सभी को कैसी क्लासें लग रही हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इंक डाल रहा हूँ, दवाई डालना 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंद जिंदगी के, इंसान के लिए भी और मार्कर के लिए भी। भाई बच्चों को पोलियो पिलाई जाती है तो 2 ही बूंद तो पिलाई जाती है। तो सब आपके लिए कोशिश है, एक छोटा सा आपका यूट्यूब चैनल है, बस आपके लिए चालू किया है। तो आप लोगों को साथ जरूर चाहिए इसको बड़ा करने में। जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक मजा आने वाला नहीं है। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो हम लोग और अच्छा बेटर करने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हम लोगों को थोड़ा और अपने अंदर चेंजमेंट कर सकेंगे। ठीक है, ताकि आप सबको मेरी बात समझ में आ सके भैया, क्योंकि सब आप ही के लिए है। ये तो हो गई ग्रीन, में इंक डालनी पड़ती है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, है ना? जो डिजिटल बोर्ड होता तो आसान रहता है, ऐसे ऐसे बस खसकाते खसकाते चल देते। अब जब डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था जब आप लोग चाहेंगे तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखिए, गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। ठीक है, तो भैया चलिए बात कर लेते हैं, सर्पी लताएं क्या होती हैं। तो वे लताएं लताएं जो कैसे, सर्प की तरीके से, किसके कैसे तरीके से, सर्प की तरह होती हैं। किसकी तरह होती है? सर्प की तरह, मतलब फैली हुई होती है। अब देखो सर्प क्या होते हैं इनके, मतलब लताएं ऐसे पौधे जिनकी तने अत्यधिक कमजोर होते हैं उन्हें लताएं कहा जाता है, इसीलिए ये पौधे सीधे नहीं खड़े हो सकते। अब सर्पी लताएं क्या होती है, जैसे सर्पी लताएं वे लताएं जो सर्प की तरीके से फैली हुई होती है। मतलब सर्प देखो टेढ़े मेढ़े क्या होता है, सर्प क्या सीधा खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। तो इसी तरीके से इसमें क्या आ जाएगा भैया, ककड़ी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ककड़ी आ जाएगा, तरबूज आ जाएगा। अब इन पौधों की जो ये पौधे होते हैं तो जमीन पर सर्प के तरीके से कैसे होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल फैले हुए होते हैं। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? सर्पी लताएं कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? सर्पी लताएं कहा जाएगा। जैसे पुदीना हो गया, दूब घास, तो भैया ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर सर्पी लताएं क्वेश्चन आता है, सर्पी लताएं कौन होती है? वे लताएं जो सर्प की तरह की होती हैं। ठीक है, कौन कौन हो गया? ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, और पुदीना और दूब घास हो गया। आरोही लताएं क्या होती हैं? आरोही लताओं का मतलब होता है ये लताएं, ठीक, किसी का सहारा लेकर के, किसी का सहारा लेकर, ठीक, किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती हैं। किसी का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाती हैं, जिनको क्या बोला जाता है? आरोही लता कहा जाता है। आरोही लता कहते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे भैया। ठीक, तो अब जैसे इन इनमें एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए तो यानी कौन हो जाएगा?
अंगूर, मनी प्लांट, अंगूर हो जाएगा और मनी प्लांट हो जाएगा। ठीक है, अब करेला, मतलब जो किसी के सहारे से ऊपर की ओर चढ़े उनको बोलते हैं आरोही लता। जो सर्पी लता है वे लता है जो जमीन पे बिल्कुल सर्प की तरीके से फैली हुई, उनको सर्पी लताएं कहा जाता है। ठीक है, ककड़ी, तरबूज, पुदीना, दूब घास। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, अंगूर, मनी प्लांट, करेला आदि आ जाएगा। समझ गए भैया? आगे बढ़े भाई बहन बंधु। तो देखो भैया, नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि पौधों के भाग के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। वैसे तो होते तो मुख्यतः तीन क्या, पांच भी भाग हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहला हो गया जड़, दूसरा हो गया तना और पत्ती, और जो चौथा जिसको मानेंगे भाई फूल हो जाएगा, और पांचवा जो मानेंगे उसको क्या मानेंगे, फल मानेंगे। क्योंकि भाई पहले जड़ होगी, फिर तना होगा, फिर पत्ती होंगी, और पत्ती होंगी तो फूल होंगे, फूल होंगे तो फल भी आएंगे। तो यानी कि कितने भाग होते हैं, वैसे पांच, वैसे मुख्यतः तीन, और वैसे कह सकते हैं पांच माने जाते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जड़ की। जड़ क्या होती है? तो जड़ की बात करेंगे तो जड़ पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होकर प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? अंदर की तरफ। कहाँ प्रवेश करता है? अंदर की तरफ प्रवेश करता है। प्रवेश करता है तो ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होकर प्रवेश करता है उसे हम जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। ठीक है, इसमें इतनी बात समझ गए कि प्रवेश करता है, ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक मासल जड़ें। अगर क्वेश्चन पूछे मासल जड़ें क्या होती है, तो मासल जड़ें में, मासल मतलब समझते हो भैया, मासल जड़ें किसे कहते हैं? शकरकंद हो गया, डहलिया हो गया, शकरकंद हो गया और डहलिया हो गया आदि, ये मासल जड़ें होती हैं। क्योंकि देखो शकरकंद आपकी जड़ है। ठीक है, शकरकंद क्या है? जड़ है, जो खेतों में मिट्टी इकट्ठा करके बनाई जाती है। ठीक है, तो उसमें जड़ें लगा दी जाती हैं, और जड़ें कैसी हो जाती है? मासल हो जाती है, फूल जाती हैं। फूल जाती है तो उनका भाग जो होता है वो कैसे खाने के योग्य बन जाता है। इतनी बात कंफर्म हो गई। डहलिया हो गई। मुसला जड़ें क्या होती है? मुसला जड़ें जो होती हैं, शीशम हो गया और अमरूद हो गया, पॉपुलर हो गया आदि, मतलब वे जड़ें जिनके कलिकाएं, जो अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, जो कहां से निकलती है? मान लो जैसे भूण ये हो गया, अब ये जड़ें तो जमीन के अंदर हो गई। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। तो ये जो जड़ें होते हैं जो यहाँ से निकलती हैं, यानी कि जैसे शीशम में देखा होगा आप सभी ने, जो यहाँ से ऊपर से निकलती है, जैसे शीशम हो गया, अमरूद हो गया और पॉपुलर हो गया, मतलब जो इनका तना निकलेगा वो जड़ के पास से ही निकलेगा, यहाँ से निकलता है। शीशम में देखा होगा, जो यानी कि भूमिगत होता है, जो हिस्सा ये वाला होता है, यहां से ही पौधे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अमरूद में भी, अमरूद तो आप सभी ने देखा होगा, जैसे अमरूद में भी क्या होता है कि अमरूद में जो कलिकाएं निकलती हैं, यहीं से जड़ के पास से ही तो निकलती हैं। ठीक है, मान लो जड़ तो जमीन के अंदर, लेकिन यहां से ही तो कलिकाएं निकलती हैं। इतनी बात समझ गए होंगे। और पॉपुलर में भी, पॉपुलर तो समझते हैं सब, लंबा लंबा पतला सा पौधा होता है। ठीक है, तो यानी कि पौधों की इतनी बात समझ गए, जड़ किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे भैया तने की। तने पौधों का वह भाग जो भूमि के ऊपर, पौधों का वह भाग जो भूमि के ऊपर भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होकर ऊपर की ओर बढ़ता है, तना कहलाता है। अब तना देखा होगा, अब मान लो तो जड़ की बात हो गई, जड़ तो नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, और तना कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं भैया? तना बोलते हैं। क्या बोला जाता है? तना बोला जाता है, तना कहते हैं। अब तना कैसे हो सकते हैं? भूमिगत तना की बात करें अगर, तो सल्क कंद में कौन कौन आ जाएगा? अगर आपसे पूछे सल्क कंद क्या है, तो सल्क कंद में आपका आ जाएगा लहसुन, प्याज, ये सल्क कंद है। घन कंद है अरबी। ठीक है, ये सब तने के हिस्से हैं। अगर तुमसे पूछ दिया जाए, आपसे पूछ दिया जाए कि लहसुन किसके अंतर्गत आता, तो लहसुन एक तना है। ठीक है, लहसुन क्या है? तना है। प्याज क्या है? तना है। घनकंद क्या है? यानी कि घनकंद में अरबी क्या है? तना है। कंद क्या है? कंद। आलू एक तना है। आलू एक क्या है? तना है। आप इसको जड़ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। आलू क्या है? तना है। ठीक है, और प्रकंद में अदरक, ये भी आपका एक तना है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब हम बात भैया करते हैं पत्ती की। पत्ती में क्या होता है?
पत्ती संवहनी पादपों का अंग है। पत्ती जो होती है संवहनी पादपों का अंग। अब यानी कि हम पहले जड़ बना लिया, फिर उसके बाद हमने क्या बना लिया, तना बना लिया। अब हम पत्ती बना लेते हैं। ऐसे पत्तियों का जैसे विकास होता है, ठीक है। ये भैया बन गई पत्ती। इसको ग्रीन से ही बनाए, तो ग्रीन से इसको बनाने पर तो भैया किसकी बात कर रहे थे बच्चों, तो हम बात कर रहे थे पत्ती की। पत्ती संवहनी पादपों का अंग है। तो पत्तियां और तना सम्मिलित रूप से प्ररोह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्ररोह बनाते हैं। पत्तियों में पर्व संधियों से निकलती हैं। पत्तियां जो होती है किससे निकलती हैं, पर्व संधियों से निकलती हैं, ठीक है। अब ये मान लो जैसे तना हो गया, अब ये हो गई जड़, ठीक। ये हो गया तना, और ये क्या हो गया भैया, पत्ती। तो यानी कि पर्व संधियों से निकलती है, यहाँ पर पर्व संधियां पाई जाती है, निकलती हैं, ठीक है। पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, एक हो गई सरल पत्ती। अब सरल पत्ती में कौन आ जाएगा, आम आ जाएगा, बरगद आ जाएगा और पीपल आ जाएगा। इनकी पत्तियों को अगर पूछ दिया सरल पत्तियां कौन कौन होती हैं, तो आम हो गया, बरगद हो गया और पीपल हो गया। अगर आपसे पूछता है भैया संयुक्त पत्ती कौन होती है, तो संयुक्त पत्ती नीम होती है। नीम की पत्तियां तो देखी होगी आप सभी ने, ऐसे ऐसे करके ही बनी होती है, इस तरीके से बनी होती है कि नहीं बनी होती है, इस तरीके से बनी होती है। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा आप सभी को। तो नीम की जो पत्तियां बनी होती है, ऐसे ऐसे कर करके यूं, बना भी नहीं पा रहा, चलो ऐसे बना देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरीके से नीम की पत्ती बनी होती है। अब आगे बात करें पत्तियों के सिरा विन्यास। पत्तियों को सिरा विन्यास के आधार पर भी दो प्रकार में बांटा गया। कितने, यानी कि जालिकावंत पत्ती, जलिकावंत पत्ती। जैसे जलिकावंत क्या होती है, जो मतलब जाली के तरीके से दिखाई देती है। अब जामुन हो गया, जामुन की पत्ती को आप देखोगे तो जाली जैसी दिखाई देगी। आम की पत्ती हो गई, आम की पत्ती को जब देखोगे तो जाली जैसी दिखाई। समांतर पत्ती कौन होती है, समांतर पत्तियां वे पत्तियां होती हैं, समांतर पत्ती कौन हो, गेहूं हो गया, धान हो गया, केला हो गया, तो इनमें समांतर पत्तियां होती है, ठीक। केला की हो जाए चाहे धान की हो जाए, बिल्कुल बराबर होंगी, ठीक है, बिल्कुल कैसी होंगी, बराबर होंगी, तो इनको हम समांतर पत्ती कहते हैं। तो भैया यहां तक हो गया। यानी कि पौधों के भाग के मुख्यतः कितने भागों पर होते, 5 भाग है, लेकिन बताया कितना गया, 3। यानी कि मुख्यतः 5 भाग माने गए। तो हम बात कर लेते हैं आगे। आगे जो हमारा बात है, हम पुष्प की बात करेंगे, फूल की बात करेंगे। तो ये आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको हम वो करे दे रहे हैं, या तो रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। तो देखो मैं जब आगे अब देखो भाई पुष्प, तो पुष्प को मैंने पढ़ा दिया है, पुष्प को की संरचना है जो मैंने बता दी है, ठीक है। तो पुष्प के बारे में अगर पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के बायोलॉजी की क्लास में देख लीजिएगा। पूरा पुष्प मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक शॉर्टकट में बता दे रहा हूं कि पुष्प पौधों के तने से विकसित होता है। पुष्प का जो विकास होता है, विकास जो होता है वो कहां से होता है भैया, पौधों के तनों से होता है, ठीक है। पौधों के तनों से ही विकसित होते हैं। अब पौधों का जनन अंग पुष्प है। पौधों का जनन अंग क्या है, पौधों का जनन अंग पुष्प है। तो अगर इसको देखोगे तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, पुष्प बनाकर के ही बताया है कि कितने भाग होते हैं। तो आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से उसको देख सकते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा आप सभी को, ठीक है साथियों। तो पुष्प के 4 भाग यहाँ पर केवल मैं आप सभी को मैं बताया दे रहा हूँ कि कितने भाग होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। देखो नंबर 1 आता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज हो गया। नंबर 2 आता है दल पुंज, ठीक है। नंबर 3 जो आता है पुंकेसर, और नंबर 4 जो आता है उसको बोलते हैं हमें भैया स्त्री केसर, ठीक। तो अब इतनी बात समझ गए होंगे।
तो बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, दलपुंज क्या होते हैं, पुंकेसर क्या होते हैं, स्त्रीकेसर क्या होते हैं, फटाफट। तो बाह्य दलपुंज पुष्प के हरे रंग की होती, मतलब ये जो होते हैं पुष्प के हरे रंग की, कैसे होते हैं, पुष्प के हरे रंग के छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। अब देखो पुष्प का जो बाह्य दलपुंज उसको कहते हैं जो बाहर का हिस्सा होता है जिसमें दलपुंज बंद रहते हैं, जिसमें दलपुंज क्या रहते हैं। अब मान लो इस तरीके से पुष्प है तो ये हमारे क्या हो गए, बाह्य दलपुंज हो गए, और इसी के अंदर दलपुंज होते हैं। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आप सभी लोग उसमें जाकर के पुष्प की संरचना के बारे में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, पूरा पुष्प मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो पुष्प के हरे रंग के होते हैं छोटी छोटी पत्तियां होती है, इनको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, बाह्य दल। अब दलपुंज क्या होते हैं, ये पुष्प का रंगीन भाग होता है, ये पुष्प का रंगीन भाग होता है, पुष्प का कैसा होता है, रंगीन भाग होता है। तो ये किसको आकर्षित करता है भैया, कीटों को आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है, कीटों को आकर्षित। ठीक है, यानी कि किसको आकर्षित करता है, कीटों को आकर्षित करते हैं। और किसको आकर्षित करता है, और किसको आकर्षित करते हैं, दलपुंज। जैसे गुलाब हो गया, गुलाब बाह्य दलपुंज हो गया ग्रीन वाले। अब लाल वाले किसको आकर्षित करते हैं, सभी लोग समझ गए किसकी बात हो रही है। पुंकेसर क्या होते हैं, पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर में परागण पाए जाते हैं। पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं भैया, पुंकेसर में परागण पाए जाते हैं। और पुंकेसर में क्या पाया जाता है, परागण पाया जाता है। अब स्त्री केसर क्या होता है, यह पुष्प का कैसा भाग होता है, मादा भाग होता है। पुष्प का कैसा भाग होता है, मादा भाग होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, जिसमें अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, या अंडाणु पाए जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं अंडाणु पाए जाते हैं। तो इतनी बात समझ गए। स्त्री केसर भाग में वर्तिकाग्र। अब स्त्री केसर के भाग में जैसे हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिका पाए जाते हैं। इतनी डिटेल से, ज्यादा डिटेल से नहीं पूछेगा। ठीक है, स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग होता है, जिसमें अंडाशय पाया जाता है, अंडाणु पाए जाते हैं, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका भी पाए जाते हैं। ठीक, स्त्री केसर भाग जिसमें केसर यानी कि, अब देखो वर्तिकाग्र पाए जाते हैं। भारत में केसर का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा, भारत में केसर का उत्पादन, केसर का उत्पादन। ठीक, भारत में केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो जे एंड के में किया जाता है, जे एंड के में। ठीक है, जे एंड के में किया जाता है, इसका उत्पादन होता है। लौंग पुष्प का कलिक, यानी कि लौंग जो होती है भैया, लौंग कहाँ से प्राप्त की जाती है, लौंग जो प्राप्त की जाती है पुष्प की क्या होती है, कलिका से प्राप्त होती है। पुष्प की क्या होती है, कलिका से प्राप्त होती है। तो इतनी बात समझ गए होंगे कि पुष्प क्या होता है, वह भाग जो पौधों के तनों से, पौधों का पुष्प जनन अंग पुष्प है, पौधों का जनन अंग पुष्प है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, कौन कौन, बाह्य दलपुंज, पुष्प के हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां होती है। दलपुंज क्या होते हैं, पुष्प का रंगीन भाग होता है जो कीटों को आकर्षित करता है। इतनी बात समझ गए, आगे चले, आगे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीन का शॉट ले लीजिए, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। या तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं भैया। ठीक है साथियों, तो इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे परागण की, परागण के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।